सबको हमारी तरफ से। आप इस प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज इतवार का दिन है। बारिश की बूंदों का सिलसिला शुरू हो गया है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर। उम्मीद है कि आज की सुबह आप हमारा साथ देंगे, आप सही सलामत अपने घरों में होंगे। चाय की चुस्कियाँ लेते रहिए, टीवी को देखते रहिए, क्योंकि अब 1 घंटे तक हम आपको अपडेट करेंगे। हम आपको बताएंगे न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल किस तरीके की है, बल्कि मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ हो रहा है। कोशिश करेंगे कि आपको हर पल एक नई खबर से बाखबर करे, आपको अपडेट दे, खबर तह तक आपको बताए। और फिर 9:40-42 पर जब हम तीसरे पड़ाव पर आपके सामने आएंगे तो आपकी और हमारी बराह रास्त बात होगी, हुक्काम तक आपकी शिकायत को पहुंचाने का सिलसिला भी होगा। और फिर जहां आप टीवी पर हमें देख रहे हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर है तो ज़रूर हमारे दोनों ऑफिशियल चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा गुलिस्तान के। अगर आप यूट्यूब को ज़्यादा पसंद करते हैं तो यूट्यूब पर आप बराह रास्त नशरियात हमारी देख सकते हैं इस वक्त। और अगर आप वेबसाइट को देखते हैं या किसी और तरीके से किसी और अवामी राब्ता साइट पर है तो वहाँ पर भी हमारी नशरियात आपको लगातार मिलेगी। आप पल पल से बाखबर रहेंगे वहाँ पर। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट के लिए याद रखिएगा www.gulistannews.in पर लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हालात से आगाही दीजिएगा, अपने इलाके के बारे में ज़रूर अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त किस तरीके का मौसम का मिजाज आपके इलाके के अंदर बना हुआ है। इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप और हम बराबर बात करते रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से पहले ज़रा याद माजी को याद करते हैं और देखते हैं कि माजी के जरोकू में आज के दिन क्या कुछ लिखा गया था जिसे याद करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि माजी को याद करेंगे तो मुस्तकबिल की राहों को आसानी के साथ हम अबूर कर सकते हैं। और आज के पहले पड़ाव पर मेरे साथ इस वक्त आसिफ रशीद ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया आसिफ। फटाफट से ज़रा तारीखी पस मंज़र में चलकर बताइएगा नाजरीन को आज क्या कुछ है तारीख के आईने में। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खुश आमदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त और 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आखिरी 20 मिनट आपकी कॉल्स भी ली जाएंगी, लेकिन तय फॉर्मेट के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज करेंगे। और हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे पहले देखते हैं कि 5 दिसंबर की तारीख क्या कुछ कहती है। 1936 में 5 दिसंबर को ही सोवियत यूनियन ने नया दस्तूर नाफिज करने का ऐलान किया था। आज का दिन इसलिए सोवियत यूनियन के उन तमाम ममालिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1999 में आज ही का दिन था जब रूस ने चेचनिया में फौज की आर्जी तैनाती का ऐलान कर दिया था और फौजें भेजनी भी शुरू कर दी थी। 1993 में मुलायम सिंह यादव दोबारा उत्तर प्रदेश के आज ही का दिन था जब वज़ीर आला बने थे। और साल था 1974 जब माल्टा की जमहूरिया का ऐलान किया गया था, 5 दिसंबर साल 1974 को। इसके अलावा 1960 में आज ही के दिन अफ्रीकी मुल्क गाना ने बेल्जियम के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे, जिसके बाद तकरीबन पिछले 60 बरसों से लड़ाई दोनों के दरमियान चल रही है और आज तक कोई साफ रास्ता आगे का तय नहीं हो पाया है। 1943 में आज ही के दिन एक जापानी हवाई जहाज ने कोलकाता पर भी बम गिराए थे। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन जापानी हवाई जहाज के जरिए कोलकाता के अंदर 1943 में बम गिराए गए थे। 1657 में आज ही का दिन था जब शाहजहां के छोटे बेटे मुराद ने खुद को शहंशाह करार दिया था। 5 दिसंबर 1657 को उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। और साल था 1946, दिन था 5 तारीख का, यानी 5 दिसंबर आज का दिन। भारत में होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन का कयाम अमल में लाया गया, जिसके तहत होमगार्ड्स की भर्तियां जम्मू कश्मीर तक भी अमल में लाई जाती रहीं। शुरुआत ऑर्गेनाइजेशन की, इस तंजीम की 5 दिसंबर 1946 में हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात जरा खबरों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात वज़ीर दाखिला की, और वो बयान आप तक पहुंचाएंगे जिसमें बराह रास्त उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। और न सिर्फ जिक्र हुआ बल्कि वज़ीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के कई सियासी रहनुमाओं की आवाज को सिरे से यूं कहा जाए मुस्तरद कर दिया, सिर्फ एक आवाज के अंदर। बिल्कुल इशफाक। बिल्कुल जी, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया और दाखिला वज़ीर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के लिए जिस रोड मैप को खींचा गया है
और जो क्रोनोलॉजी पार्लियामेंट के अंदर बताई गई है उसी के हिसाब से ही आगे बढ़ा जाएगा। यानी पहले हदबंदी को मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद रियासत के अंदर चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद तीसरे पड़ाव पर रियासत का दर्जा बहाल भी किया जाएगा। और जो डिमांड लगातार पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे थे, चाहे वजीर दाखिला अपने साबिक वज़राए आला फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें या फिर गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, हर एक इस बात में लगा हुआ था कि जनाब हदबंदी के बाद पहले रियासत का दर्जा बहाल हो, उसके बाद चुनाव हो। कल एक ही जुमले में अपना वजाहती बयान जो है वो जारी कर दिया है दाखिला वजीर ने और साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पहले ही ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट जो है ऐलान कर दिया गया है कि किस तरीके से हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। उसी हिकमत अमली और उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है और सबसे पहले हदबंदी होगी जो नियर टू कंप्लीशन है, उसका रिपोर्ट लगभग मुकम्मल है और जो है एसोसिएट मेंबर्स है उनको सौंपा जाएगा, उसके बाद उसके ओपन किया जाएगा। तो उसके बाद जनाब रियासत का चुनाव होगा और मुनासिब और माकूल वक्त पर रियासत का दर्जा भी बहाल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कल जब दाखिला वजीर की हम बात करते हैं तो उनका मानना था, देखिए इतना ही नहीं, एक तो ये प्लान है हमारा और दूसरा जो लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि 370 और 35 से हटने के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कल इस बात की वजाहत कर दी कि इलाहाईदगी पसंद रुझानात खत्म हो गए हैं। एक तो उनका ये दावा था और दूसरा उनका ये दावा था कि अब जम्मू कश्मीर के और सरमायाकार जो है वो रागिब हो रहे हैं और सरमायाकारी के लिए तैयार हो रहे हैं, जो शायद माजी में मुमकिन नहीं था क्योंकि काफ़ी अड़चनें थी, काफ़ी परेशानियां थी। उन परेशानियों को ख़त्म कर दिया गया है और अब मनसूबाबंद तरीके से सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस तरीके का बयान दिया था और ब्रेकअप देने की कोशिश की थी कि इस साल के आखिर तक कितने हज़ार करोड़ रुपये आने हैं और 2 साल के अंदर अंदर कितना जो आना है। तो यहाँ पर उसी बात को अपने अंदाज में उन्होंने कह दिया कि देखिए सरमायाकारी भी हो रही है। और तीसरी बात, जब कोरोना महामारी के बाद दोबारा से जिंदगी पटरी पर आना शुरू हो गई है तो टूरिज्म एक बैकबोन जो जम्मू कश्मीर का है वो फुटफॉल जो है वो बढ़ रहा है और हर माह अगर आप देखेंगे तो उसमें इजाफा हुआ है। तो ये एक और मिसाल है जी जहां पर आप ये देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, उनने जब 370 की तंसीक का वो जिक्र कर रहे थे तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को उनके एक बयान को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर 370 के बाद ये कहा जा रहा है कि अमन कानून की सूरत हाल कंट्रोल में है, सारी चीजें हैं, इससे डायरेक्टली इसको जोड़ा जाता है तो इसका मतलब ये मानकर फिर चलना होगा कि 60-70 वर्षों के दौरान भी जब ये दफा थी तब भी अमनो कानून इस तरीके से नहीं था। और आज इनडायरेक्टली ये माना जाए तो उन लीडरान के बयान को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि सारी चीजें 370 के हटने के बाद ठीक हुई हैं और ये खुसूसी प्रोग्राम का हिस्सा वज़ीर दाखिला। बिल्कुल, दाखिला वजीर ने कल एक और बात दी कि देखिए जनाब हम इतना ही नहीं कर रहे इंटरनल सिक्योरिटी को देख रहे हैं बल्कि हमने आउटर बॉर्डर्स को भी बड़ा टाइट कर दिया है और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया उस सर्जिकल स्ट्राइक से क्लियर कट मैसेज हमने पाकिस्तान तक पहुंचा दिया है कि सरहदें कमज़ोर नहीं है और सरहदों को अबूर करने की कोशिश ना करें। उसका मुनासिब और मस्बत पहलू यह है कि दरअंदाजी की कोशिशें बड़ी कम हो रही हैं, इवन कि अगर अभी भी हो रही हैं लेकिन बहुत कम हो रही है और सरहदें खामोश है क्योंकि अब की बार फौज को दिल्ली की ओर देखने के बजाय कमांडर खुद ग्राउंड पर फैसला ले रहा है कि क्या कुछ काम करना है। क्या कुछ दाखिला वजीर साहब कह रहे हैं, जरा फटाफट से एक साउंड बाइट भी आपको सुनाते हैं। शेख अब्दुल्ला साहब का एक बयान दिखा था, कश्मीर में तभी शांति होगी जब 370 फिर से रिस्टोर होगा। मेरा इतना ही कहना है देश की जनता को, कश्मीर की जनता को और अब्दुल्ला साहब को कि 370 तो रही है 75 साल तक, क्यों शांति नहीं थी? अगर शांति और 370 का कोई रिलेशनशिप है तो 90 में क्या 370 अस्तित्व में नहीं थी? 90 में भी धारा 370 अस्तित्व में ही थी, क्यों शांति नहीं थी? और शेखर जी मैं आपको बता देता हूं, मैं नंबर्स देना नहीं चाहता, मतलब बहुत काफी समय जाता है क्योंकि बहुत सारे डायमेंशन से नंबर बनते हैं, परंतु किसी भी डायमेंशन से देख ले ये टारगेट किलिंग की घटनाओं को इंक्लूड कर भी हम 10% पर भी नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि शांति हुई।
एक आर्ग्यूमेंट मेरे खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ किया जाता था। इतने सुरक्षा की दृष्टि से भी ढेर सारे काम हुए। सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया गया, सीएपीएफ के को भी भरोसा दिया गया और पहली बार नेशन फर्स्ट का अप्रोच लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसके उदाहरण हैं। हमेशा सीमा के उस पार से हमारी सीमाओं का अतिक्रमण होता था और अंदर आकर हमारे जवानों को आहत कर लोग चले जाते थे। कोई जवाब देने की कार्यवाही नहीं होती थी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय किया कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन इतना सरल नहीं है। पुलवामा और उरी के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का जब प्रयास किया, पूरी दुनिया अचंभित हो गई। पहले इसके लिए इजराइल और अमेरिका 2 ही देशों का नाम दिया जाता था, अब इसमें एक तीसरा नाम जुड़ गया भारत का। और पहली बार हमारी रक्षा नीति विदेश नीति के साये से बाहर आई। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम सबसे शांति चाहते हैं, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहते, परंतु हमारी सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर आप शांति रखना चाहते हो तो हमारे साथ भी शांति से व्यवहार होना चाहिए। ये स्पष्ट मैसेज जी। दाखिला वजीर साहब क्या कुछ कह रहे थे, अब जरा फटाफट से अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़ा बयान सामने आया जिसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी वाशगाफ अंदाज में कही। और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो बड़ा बयान सामने आया वो ये आया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए बाज़ाबातकारी का मंसूबा आने वाले 3 महीनों में जो है वो सामने आएगा। सबसे बड़ी बात इसमें है। और दूसरी बात जो सामने आ रही है वो हैदरपुरा के हवाले से भी है। हैदरपुरा झड़प को लेकर आने वाले 3 दिन के दौरान जो है वो मुकम्मल रिपोर्ट सामने आएगी और जो लोग भी उसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बड़ा बयान सामने आया और प्रो पाकिस्तान जो लोग थे वो उनकी निशानदेही जो है वो की जा रही है, यानी पाकिस्तान के हामी और पाकिस्तानी जहनीत के लोगों की निशानदेही की जा रही है और सरकार उनके खिलाफ अब कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई शुरू हो गई है, यानी जो लोग सरहद पार की सोच को रखते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की सोच को परवान चढ़ाना चाहते हैं, उन पर गहरी नजर रखी गई है। उनके फरिश्तों को तैयार किया जा रहा है और सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बड़ा बयान सामने आया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एडिशनल कंपनियां लगाई गई हैं शहर के अंदर और शहर के बाहर, ये सलामती दस्तों की तैनाती सिर्फ इसलिए की गई है ताकि इंसानी हुकूक पामाल ना हो, टारगेट किलिंग्स ना हो और मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस को बहुत कम दिखा पाए शहर और शहर के बाहर, इसलिए इस प्रेजेंस को बड़ा इंपॉर्टेंट किया गया है। और तीसरी बड़ी बात कि कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन का जहां तक मामला है, आने वाले 3 महीनों में एक जामिया हिकमत अमली और पॉलिसी जो है मरकजी हुकूमत सामने रखने जा रही है। और हैदरपुरा का मामला जो है, जो लगातार बैनुल-अक़वामी मीडिया से लेकर इंसानी हुकूक तंजीमों की तरफ से उठाया गया था, उस पर यह कहा गया कि अब जो रिपोर्ट है लगभग तैयार है और आने वाले 3 दिनों के दौरान सरकार के सामने रिपोर्ट होगी, जिसके बाद जो लोग भी मुलविस इस रिपोर्ट के तहत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3-4 बड़े बयान दिए हैं और जैसे मैंने पहले ही कहा कि कल मुख्तलिफ जब उन्होंने एदाद शुमार दिए हैं दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया कि हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। टारगेट किलिंग्स के बावजूद भी सयाहों की एक बड़ी तादाद जो आ रही है और जुलाई के महीने में 10 लाख से ज़्यादा सयाह जो है वो वारद कश्मीर हुए हैं और जुलाई के बाद नवंबर के महीने में 13 लाख से ज़्यादा सयाहों ने जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जो ये साफ अक्कासी कर रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। लगातार आपको थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं, उसके बाद जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी आपको सुनाते हैं क्या कुछ ने कहा। जब ये फिगर्स आ रहे हैं ना, जरा नॉर्मल सी के फिगर्स दिए जा रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बयान दे चुके हैं पिछली बार। उन्होंने कहा कि देखिए जो ये आंकड़े दिए जाने के इतने सयाह आ रहे हैं, इतने सयाह और सयाहों की आमद को नॉर्मल सी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो सन 1992 में भी जब हालात खराब थे सयाह वारदीवादी थे और सन 96 के बाद भी जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तब भी सयाह आ रहे थे, लेकिन हालात को तो तब कहा जा रहा था खराब थे और रिकॉर्ड तोड़ सयाह तब भी आए थे। तो सयाहों की आमद से इसे ना देखा जाए कि नॉर्मल सी है, बल्कि नॉर्मल सी का एक अपना पैरामीटर है। शायद जम्मू कश्मीर आते आते वो पैरामीटर
टूट जाता है। तो ये बात कही थी जनाब साबिक वजीर आला की तरफ से, और ये बात यहाँ पर आपको याद दिलाना भी जरूरी था। क्या कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह चुके हैं, जरा फटाफट से याद रखिएगा, और माजी की बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, कहा जा रहा है कि जनाब बाइट इस वक्त क्लियर नहीं होगी। बढ़ते हैं जी आगे जरा। चलिए इस बीच एक और खबर, खुर्रम परवेज के हवाले से भी आपको एक अपडेट बताते चलें। चूंकि इंसानी हुकूक के कारकुन की गुज़श्ता दिनों एनआईए की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और अब खुर्रम परवेज को 23 दिसंबर तक जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि पहले से इस मामले में आज 1 हफ्ता मुकम्मल हो चुका है इस कार्रवाई को। श्रीनगर से जहां पर एनआईए की छापामारी हुई थी, उनकी रिहाइशगाह पर उनके जो दफ्तर था उनसे मुंसलिक चीजों को खंगालने की कोशिश हुई थी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तहवील में रहने के बाद इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज को अदालती तहवील में दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये तफसीलात मौसूल हो रही हैं, और ये भी बताते चलें कि 22 तारीख को एजेंसी ने श्रीनगर में खुर्रम की रिहाइशगाह और दफ्तर पर छापा मारा था। एनआईए ने रेड की थी और उनको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन पर यूएपीए और दीगर कवानीन के तहत मामला दर्ज किया गया, जिस पर इंसानी हुकूक के कमीशन के तर्जुमान का बयान भी सामने आया था, जिस पर भारत की तरफ से जवाब भी दिया गया था। 1 रोज बाद उन्हें अब दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया, यानी जब इंसानी हुकूक के कमीशन का उन पर बयान आया तो अब फिलहाल 23 तारीख तक वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहेंगे, और जुडिशियल इंक्वायरी भी इस केस में साथ साथ चलेगी, जो मामला अब तक एनआईए के पास था। खुर्रम परवेज के मामले में आपको याद होगा कि जनीवा के अंदर भी ये मामला उठा था। यूएन की जो रिपोर्टर है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस मामले को उठाया था और कहा था कि यूएपीए कानून का गलत इतलाक हो रहा है, और फिर इस पर मरकजी वजारत खारजा ने अपने बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि गुमराहकुन प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है, और जो कुछ कानून के दायरे के तहत है उन लोगों से पूछताछ हो रही है। बहरहाल बड़ी खबर अब आपको आसिफ ने बताई दी कि इंसानी हुकूक कारकुन खुर्रम परवेज के खिलाफ जो है फिलहाल उसे जुडिशियल रिमांड के तहत जेल भेज दिया गया, और 23 तारीख तक फिलहाल उसे जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया गया। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही थी। उसके साथ साथ जो हम बात करते बढ़ते जी आगे, जरा कोरोना की लहर का अपडेट भी आपको बताते चले, क्योंकि अय्याम सर्दी ने दस्तक दे दी है, और अय्याम सर्दी इस वक्त हमारे सामने है। सर्दी का मौसम है, और इस बीच नज़ला, छाती खराब और 10 तरह की परेशानियों से वादी कश्मीर के लोग तो परेशान थे ही। इस बीच ओमिक्रॉन भी सामने आया है, और दुनिया भर के अंदर अलर्ट्स भी है। उस बीच जम्मू कश्मीर की क्या कुछ सूरत हाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माना जा रहा है कि मजीद लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त माता वैष्णो देवी श्राइन के अंदर है, अस्थापन के अंदर है, जहां पर एक बार फिर 60 से ज़्यादा यात्री जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और वहां पर सख्ती के साथ अब कैब को फॉलो करने की बात हो रही है। और ओमिक्रॉन के बीच सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया है कि अब 2 अलहदा लैब्स को वादी कश्मीर के अंदर एक अलहदा लैब इस टेस्टिंग के हवाले से कायम की जाएगी, और ये कहा गया कि ये लैब जो या तो जीएमसी श्रीनगर के अंदर कायम की जाएगी, या सिक्किम सोरा के अंदर जो है वो इस लैब का कायम किया जाएगा, ताकि ओमिक्रॉन वायरस जो इस वक्त सामने आया है, जो ओमिक्रॉन हमारे सामने है, कोविड की एक और नाम, तो उसकी टेस्टिंग को लेकर अभी तक जितने भी टेस्ट दिल्ली से श्रीनगर से लिए जा रहे थे उन्हें दिल्ली भेजा जाता था, और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कोविड-19 का अब टेस्टिंग के सिलसिले में जीएसएल लैब जो है वो कश्मीर के अंदर बनने जा रही है, और माना जा रहा है कि आइंदा चंद हफ्तों के अंदर अंदर इस लैब का क़याम जो है वो किया जाएगा। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर या सिक्किम सोरा टेस्टिंग के लिए जो है वो इस वक्त एनालिसिस किया जा रहा है, और माना जा रहा है कि एक अलहदा लैब जब बनेगी तो इससे फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। और उसके साथ साथ जब हम बात करेंगे जनाब वैष्णो देवी श्राइन की, तो वहां पर एक बार फिर 60 से ज़्यादा यात्री जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन की तरफ से यात्रियों के लिए जो बात सामने रखी गई है, जो अपील की गई है, वो यही कहा गया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको जनाब बरकरार रखा जाए, और आने से पहले कोविड टेस्टिंग को हाथ में रखा जाए। तो कल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 202 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनमें 114 कश्मीर के अंदर, और 80 से ज़्यादा लोग जो है वो जम्मू के अंदर भी जो है वो पॉजिटिव पाए गए। और लद्दाख की जहां तक हम बात करें तो वहां पर कोविड की वजह से एक कैजुअलिटी भी हुई, और 27 नए केसेस भी सामने आए हैं। बिल्कुल, इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं।
तो फोन उठाएगा तो वेटिंग पर क्या करे। चलिए, बात कोविड के हवाले से हो रही है तो 2 दिन बाद ये अचानक से केसेस में इजाफा देखा गया कि जहां पर अब एक बार फिर 202 केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन इससे भी खतरनाक सूरत हाल तब बन रही है जब 60 से ज्यादा मुसाफिर जो इस फहरिस्त में शामिल है जो कोविड-19 का शिकार हुए हैं, और इनमें बेशतर लोग जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे लेकिन कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अच्छी खबर ये सिर्फ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन 24 घंटों में यह है कि कोई कोविड-19 का मरीज सामने ऐसा नहीं आया जिसकी मौत हुई हो कोविड से। लेकिन ओमिक्रॉन का जहां खतरा है, खदशात है, इन सारी चीजों के बीच में इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर भी केसेस ने एक बार फिर ग्रिप टाइट करना शुरू कर दी है और यही वजह है कि सूरत हाल इस वक्त खतरनाक बनती जा रही है। दूसरी बात आपको ये बताएं कि इस वक्त तकरीबन जिन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा केसेस कोविड के सामने आ रहे हैं उसमें श्रीनगर वादी के अंदर सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर बारामूला जिला आता है जहां पर एक बार फिर दर्जनों केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और तीसरे जो 114 केसेस हैं इनमें बडगाम जिले के अंदर भी केसेस की तस्दीक हुई है। इधर जम्मू के अंदर रियासी मुसलसल आज चौथा दिन है जब टॉप ऑफ द लिस्ट हो, जहां पर मुतासरीन की तादाद सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा यात्री इनमें जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं 60+ इनकी तादाद है। रियासी पहले नंबर पर, जम्मू के अंदर दूसरा नंबर है जहां पर केसेस जरूर 27 टोटल जो 88 केसेस आए हैं इनमें केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो जम्मू सूबे के अंदर दूसरे नंबर पर रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर भी लेह में पाबंदियां ज्यादा लगाई गई है, इसके बावजूद 27 केसेस की रिपोर्ट तस्दीक पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। चलिए जरा दूसरी खबर पे भी चलते हैं और उसके बाद अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, लेकिन बात जरा श्रीनगर के हवाले से भी करते हैं क्योंकि जो लोग इस वक्त श्रीनगर पहुंच रहे हैं उनमें बैनुल-अक़वामी मुसाफिर खास तौर से उनको सफर काफी महंगा पड़ रहा है और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते मुसाफिर ये शिकायत कर रहे हैं। पहले तो परेशानी इससे थी कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उनको आज के वक्त में क्वारंटीन करना पड़ता है, जो कवायद बनाए गए हैं वो तो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन मनफी रिपोर्ट आने के बाद भी जब दोबारा वो टेस्ट करते हैं तो 4000 रुपए तक देने पड़ते हैं। इस तरह की शिकायत मौसूल हो रही है कि यानी इजाफी रेट जो है, रकम जो है वो उनसे वसूली जा रही है। और इंतजामिया ने पहले ही एयरपोर्ट के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटीज के साथ कंसर्न करते हुए और मुश्तरका फैसला था कि बाहर से आने वाले लोग बैनुल-अक़वामी सफर से श्रीनगर पहुंचने वाले लोगों की न सिर्फ तशखीस की जाएगी बल्कि उनको अलग से दोबारा अगर मनफी रिपोर्ट आती भी है तो दोबारा टेस्ट करने के साथ साथ उन्हें क्वारंटीन भी किया जाएगा। मगर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, ये जो शिकायत आई है ना वो ये है कि जो बैनुल-अक़वामी परवाजों से आ रहे हैं, जो हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स का सिस्टम है, अब इंटरनेशनल फ्लाइट में जो भी आता है जब वो जहाज में चढ़ेगा वहां पर तो वो वहां पर टेस्ट कर ही लेते हैं और उसके बगैर उन्हें आने नहीं दिया जाएगा और एक सेट प्रोटोकॉल है। लेकिन श्रीनगर आते आते शिकायतें ये है कि जनाब सिर्फ 70 घंटों से कम वक्त में सफर किया, 12 घंटों पहले अगर टेस्ट भी किया और श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो यहाँ पर दोबारा से एक टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उस टेस्टिंग प्रोसेस में कमोबेश 4 से 5 हज़ार रुपये का जो है वो खर्चा आता है एक आदमी का, जो शायद सही नहीं है। ये उन लोगों का है जो सफर कर रहे हैं, उनका माना कि जनाब हमने तो 72 घंटे पहले ही टेस्ट किया है और जहाज में सीधे चढ़े और जहाज के बाद उतरते दोबारा टेस्टिंग कराई जा रही है। एक तो हमारा टाइम जाया हो रहा है और दूसरी बड़ी बात ये कि जनाब पैसा हमारा लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक माफिया टाइप सिचुएशन जो है बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इंतजामिया क्या कुछ कह रही है? इंतजामिया का मानना है कि जनाब सख्त तरीन इकदाम उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से ये जो नया वेरिएंट है ये वादी के अंदर दस्तक ना दे और जो मौजूदा पिछली बार जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों में ध्यान में रखते हुए और मौजूदा निजाम को ध्यान में रखते हुए सख्त इकदाम उठाए गए हैं कि जो भी बैनुल-अक़वामी प्रवास से आएगा, चाहे उसने 70 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे पहले भी टेस्ट किया हो, श्रीनगर एयरपोर्ट आते आते उन्हें दोबारा टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना होगा, तब जाकर वो आगे जा सकते हैं। नेगेटिव आने के बाद भी उन्हें होम क्वारंटीन रहना होगा, पॉजिटिव आते हैं तो सरकारी होम क्वारंटीन में जाएंगे। लेकिन अब सवाल यह कि जो 4 से 5 हज़ार रुपये की बातें सामने आ रही है, अगर इसमें कोई बीच का रास्ता निकलता है, टेस्टिंग का लेवल थोड़ा सा कम होता है, रेट्स कम होते हैं, तो शायद थोड़ी सी राहत उन लोगों को मिलेगी जो बैनुल-अक़वामी परवाजों के जरिए से वादी कश्मीर आ रही है। एक बड़ा सवाल है। सीधे चलेंगे श्रीनगर जहां से हमारे साथ सईद तजम्मुल भी है। जी आसिफ। बिल्कुल, सीडी न्यूज एडिटर सईद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, पहले तो मैं आऊंगा इस पे कि जम्मू के अंदर जहां पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद है जो पॉजिटिव पाई जा रही है और तशवीश में इजाफा भी हो रहा है, सिर्फ एक छोटे से एरिया के अंदर ज्यादा केसेज, वादी के अंदर ओवरऑल सूरत हाल क्या है और चीजें काबू में रहें, कंट्रोल से बाहर सेकेंड वेव की तरह ना जाए, क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जिला इंतजामिया की तरफ से जो कोशिश अभी जमीनी सतह पर देखी जा सकती है उससे ना सिफर के बराबर इंतजाम है, क्योंकि एक तरफ आपके जो बहुत सारे मुसाफिर बैनुल-अक़वामी सफर मुकम्मल करने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें कश्मीर के किसी जगह क्वारंटीन किया जाता है। उन्हें खुद इल्म नहीं होता है कि उन्हें क्यों किया जा रहा है, इंतजाम किस लिए किए जा सकते हैं और ये इकदाम क्यों उठाए गए। उसके बाद 200 केसेस पार होने के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में डिप्टी कमिश्नर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो श्रीनगर तक की महदूद है। डिस्ट्रिक्ट में तो अभी तक कोई चर्चा इस तरह का नहीं देखा गया। हालांकि अवामी इज्तिमा, सरकारी फंक्शन, टूरिज्म, ट्रेड फेयर और बाकी डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल जारी है, लेकिन एहतियात के तौर पर हमने शायद वो लापरवाही, वो नेग्लिजेंस की जिसकी शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सोची नहीं थी। किसी भी इज्तिमा में, किसी भी जगह पर सिवाय स्कूलों के तमाम जो बाकी इंतजाम या बाकी सरगर्मियां हैं वो शदोमत से जारी हैं। अब जिला इंतजामिया ने सबसे बड़ी और अहम खबर ये दी कि चूंकि मरकज के जो हिदायत पहले थे वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पे कितने लागू हो सकते थे, अब तहरीरी तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के एन मुताबिक यूनियन टेरिटरीज और मुख्तलिफ स्टेट्स को तहरीरी तौर पर आगाह किया गया कि ओमिक्रॉन के बाद जो मुसाफिर मुख्तलिफ जो ट्रेवलर्स आएंगे उनके लिए क्या गाइडलाइंस किए जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बयान आया है जिसमें लॉकडाउन को इस तीसरे मरहले की वेव के लिए कोई हल करार नहीं दिया गया, बल्कि इसके लिए मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस मुखालिफ वैक्सीन तैयार करना होगा जो आने वाले दिनों में किसी वक्त शुरू किया जा सकता है। कश्मीर घाटी, बारामूला और दीगर इलाकों में कोरोना वायरस या ओमिक्रॉन के केसेस के आने के बाद अभी कोई अलर्ट हमें देखने को नहीं मिला, पुलिस का गश्त नहीं मिला, पुलिस ने हमें किसी जगह भीड़ भाड़ वाले मकामात को तितर बितर होते नहीं पाया। एक तरफ एग्जामिनेशन सेंटर बाहर बच्चों और वालिदैन की बड़ी भीड़, खेल के मैदान भरे भरे हैं, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन अपने महदूद वसाइल से और गाइडलाइन से बारहा अपील करती है कि आप समाजी दूरियां, मास्क का इस्तेमाल और वैक्सीन लगवाना, अगर आपने अभी तक सोचा भी नहीं, इस बार वैक्सीन लगाना बड़ा लाजमी है। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली अभी तक देखें तो श्रीनगर शहर और मुतअद्दिद इलाकों में अभी पुलिस एनक्रोचमेंट ड्राइव में ज्यादा मुलव्वस है, ज्यादा जिम्मेदारी से काम करे, लेकिन अभी तक इस तरह के जो इकदाम उठाने चाहिए थे पुलिस की तरफ से नजर नहीं आ रहे। हालांकि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पर कुछ इकदाम किए गए कि खतरात टले नहीं है, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन क्या जिला तरक्याती कमीशन के नोटिस में ये चीज नहीं है जो आज एयरपोर्ट से आ रही है? अभी तो शुरुआत है, हमने एक हफ्ता भी नहीं देखा जहां पर मुसाफिरों ने प्रोटेस्ट भी कर दिया, सारी चीजें चली, ठीक है आप कवायद के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन 4,000 रुपए की आप दोबारा टेस्ट के लिए उन्हें पे करने पड़ रहे हैं, जिस पर शिकायत और फोन कॉल्स आज सुबह भी हमें मौसूल हुई। तो क्या ये छोटी छोटी चीजें मुसाफिरों को इनसे ना गुजरना पड़े, मुश्किलात ना आए, ये इंतजामिया किस हद तक संजीदगी से ले रही है? देखिए आसिफ, श्रीनगर का एयरपोर्ट या जम्मू का एयरपोर्ट हो, किसी भी जगह का एयरपोर्ट हो, ये एक ट्रेडिशनल लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, लेकिन जो आम लोग का जनजीवन है, शायद श्रीनगर शहर में एयरपोर्ट की इस सख्ती से और कानूनी कार्रवाई करने से आम लोगों पर इसका मुस्बत असर पड़े और वो लोग थोड़ा सा संजीदा हो जाएं। आम लोगों में आपने देखा होगा कि आज संडे मार्केट है और थोड़ी देर में तस्वीरें आएंगी और जो भीड़ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। उसी संडे मार्केट के पास में फुटबॉल के कुछ मैचेस चल रहे हैं, वहां पर भी भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है। इसी तरह से मजहबी मकामात पर बहुत जगहों पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा की जाती है। मुझे लगता है कि पुलिस ने जो साल पहले अपना जो रवैया इख्तियार किया था और पुलिस ने जिस तरह से नाका लगा के लोगों को समझाने सिखाने की कोशिश की थी, उस पर कहीं हम वापस अगर आ जाते हैं तो शायद हमें इस रवैये को, अपने मिजाज को तब्दील करने और ट्रैक पर वापस लाने में बड़ी कामयाबी के लिए जरा फटाफट से एक और ब्रेकिंग जरा प्ले कीजिए, उसके बाद जरा हम छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि मुलाजमीन की छुट्टियां क्यों हो रही हैं, यानी मुलाजमीन को बरतरफ क्यों किया जा रहा है और कितने हजार मुलाजमीन की लिस्ट बनी है, वो मैं जरा डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन उससे पहले मरकज की बात बताते हैं, सेंटर की बात बताते हैं। और मरकजी वजारत ने एक बार फिर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर अब खत किताबत का सिलसिला शुरू किया गया है, चिट्ठियां लिखने का सिलसिला शुरू किया गया और सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के नाम बाज़ाब्ता तौर पर चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदमों को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जम्मू कश्मीर के जाविये से यह साफ कर दिया गया है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान जिस तरीके से पॉजिटिव केसेस और डेथ रेट्स में इजाफा हो रहा है वो तशवीशनाक है और इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कदम जो है वो उठाया जाए। इस वक्त जिस चीज पर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा था यूटी लेवल पर कि केसेस को कम कैसे किया जाए, योमिया केसेस, लेकिन हफ्तावार केसेस में भी कमी लाने पर
खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने पर जोर मरकज की जानिब से एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर पर दिया गया है। अब जब हफ्तावार केसेस में इजाफा हुआ है, सिर्फ अक्टूबर और नवंबर की सूरत हाल क्या रही है आपके सामने हमने रखा है, तो यूनियन टेरिटरी समेत यानी जम्मू कश्मीर समेत 6 रियासतों को अलर्ट जारी कर दिया मरकज की तरफ से कि आप योमिया केसेस तो अपनी जगह, लेकिन हफ्तावार केसेस भी जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर शरह बताई जाती है कि 700% तक का इजाफा सिर्फ कुछ दिनों के अंदर हुआ है, उसमें जम्मू कश्मीर भी सिर्फ 7-8 यूटीज और स्टेट्स में आती है। इस चीज को कम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। दूसरी बात कि इन सारी चीजों के बीच में कहीं ओमिक्रॉन अपना शिकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी लोगों को ना बनाए, इस चीज से बचना कैसे है। और एक बयान जारी किया गया था पहले मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से कि अपने सतह पर वो क्या इकदाम उठा रहे हैं, लेकिन इस चीज का नोटिस मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने लिया और जम्मू कश्मीर समेत तकरीबन 6 ऐसी रियासतें और यूटीज हैं जिनको एक खत लिखा गया है। पहले खत लिखा गया और अब बाकायदा दोबारा अलर्ट कर दिया गया है। तमिलनाडु इनमें शामिल है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, मिजोरम है, केरला भी और जम्मू कश्मीर। ये 6 ऐसी रियासतें और यूटी जिनमें मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, चूंकि जम्मू कश्मीर के 4 अजला में जहां पर कोरोना वायरस के नए मामलों को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जम्मू के अंदर जम्मू और रियासी, कश्मीर के अंदर श्रीनगर और बारामूला, जिसके बाद तमिलनाडु के अंदर 3 इसी तरीके के अजला हैं जहां पर इन्फेक्शन बहुत तेजी से राइज कर रहा है, और कर्नाटक के 4 अजला में भी जहां पर अब तक 3 ओमिक्रॉन के केसेस की भी तस्दीक हो चुकी है। इन सारे खतरात से बचने के लिए TTT फॉर्मूले पर काम करने पर जोर दिया गया है। एक तो टेस्टिंग, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकारी को यकीनी बनाया जाए, इस बात पर जोर मरकज की जानिब से इन रियासतों पर दिया गया। साथ ही कोविड की मुनासिब तर्ज अमल निगरानी रखी जा सके और हवाई अड्डों से लेकर उन पब्लिक पार्क्स तक, उन पब्लिक प्लेसेस तक खास तौर से जहां पर मुसाफिरों का आना जाना और बाहर से मुसाफिर एक रियासत से दूसरी रियासत जा रहे हैं या बैनुल-अक़वामी परवाजों से आ रहे हैं, तो उन सब पर नजर रखी जाए। तीसरी बात कि बढ़ती अमवात, इनको कम करने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को जितना तेज किया जा सकता है किया जाए और केसेस की शरह वजारत सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर भी तभी कम होना मुमकिन है जब वैक्सीनेशन ड्राइव भी मजीद तेज की जा सकती है, जो इस वक्त परसेंटेज है उससे दुगना करने की बात हो रही है। चलिए जनाब, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि किन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है, कितने हजार मुलाजमीन की बरतरफी के सिलसिला शुरू हो गया है, करप्शन के खिलाफ क्या कुछ किया जा रहा है, और साथ साथ आपको बताएंगे कि अमराज, मुख्तलिफ अमराज पर हम तो बात कर ही रहे थे, कल कैंसर के हवाले से हमने बात की थी, आज एक और मर्ज पर बात करेंगे और वो मर्ज हमारी वादी के अंदर क्यों बढ़ रहा है इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। फिर वेदर का अपडेट भी आपको बताएंगे, श्रीनगर जम्मू हाईवे पर क्या कुछ चल रहा है वो बताएंगे, लेकिन सरहद पर ऑल इज नॉट वेल, क्यों सब कुछ ठीक ठाक नहीं है वो आपको बताएंगे डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।